बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। BS फर्स्ट सेमेस्टर उर्दू। आज हम मुंशी प्रेमचंद के हालात पेश करेंगे, उसके बाद अफसाना कफन और उसका तज्ज़ियाती मुतालिका। मुंशी प्रेमचंद 20वीं सदी में लिखने वालों में सबसे ज़्यादा मशहूर अफसाना निगार हैं। मुख्तसर अफसाना निगार की हैसियत जो मकबूलियत जो उनको मिली वो किसी और के हिस्सा में नहीं आई। आपको उर्दू के पहले अफसाना निगार होने का शर्फ भी हासिल है। प्रेमचंद से पहले के अफसाना में ज़िंदगी की जो तस्वीर पेश की जाती थी वो हमारे अवाम नहीं ख़वास होती थी। उनका जो तहज़ीब व तमद्दुन पेश किया जाता था वो शुरफा और उमरा थे, उनका चलन था। लेकिन प्रेमचंद ने अपने अफसानों में और नावलों में देहाती ज़िंदगी की तरफ तवज्जो दी और किसानों और मज़दूरों के दुख दर्द से हमें आशना किया। औसत दर्जे के मामूली घरानों के रस्म व रिवाज और उनके रहन सहन की अक्कासी की है कि उनकी ज़िंदगी की जीती जागती तस्वीर हमारी निगाहों के सामने आ जाती है। दरअसल प्रेमचंद को अपनी ज़िंदगी भी मेहनत कश किसान से कम न थी। यूपी के एक गांव में पैदा हुए, किसानों की गुर्बत हिस्से में आई, हर तरफ की तकलीफ़ परेशानी देखी, इसीलिए वो किसानों की तबाह हाली से पूरी तरह वाकिफ़ थे और अपने इस हर अफसाने में हकीकत का रंग भरने में कामयाब हुए। 1914 की जंग अज़ीम का जो दौर था वो बहुत अहम है। उसने हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया भर की सियासी, समाजी, अदबी तंजीमों को मुतासिर किया। हिंदुस्तान में मगरिब की तहरीकात का खुशगवार असर हुआ। दरअसल हर दौर के अपने तकाज़े होते हैं और पूरा का पूरा जो निज़ाम है वो अदीब को भी मुतासिर करता है। इस वक्त जो तमाम चीज़ों में तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही थीं, हिंदुस्तान का अदब भी नए मोड़ ले रहा था। मगरबी अफसाने की बदौलत उर्दू में जदीद ख्यालात दाखिल हो चुके थे। उर्दू अफसाना हिंदुस्तान के बदतरीन दौर की पैदावार है। हर तरफ इक़्तिसादी अफरा तफरी। ये वो वक्त था जब हमारे अदीबों ने गुर्बत, नाइंसाफ़ी, मुआशरती नाहमवारी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई और उन्होंने ऐसी सच्ची अक्कासी की कि पढ़ने वाला मुतासर हुए बगैर ना रह सका। प्रेमचंद के अफसानों की असर अंगेज़ी ने हिंदुस्तान को चौंका दिया। उसमें इश्तराकियत की नारा की गूंज थी, उसमें आज़ादी की पुकार थी। 1907 में जब उन्होंने अफसाने लिखने शुरू किए तो काफ़ी अफसाने जो थे वो लिख लिए और एक मजमुआ शाया हुआ जो कि सोज़े वतन के नाम से था। अंग्रेज़ों ने इसे पसंद नहीं किया, कहते थे इसमें थोड़ी बहुत जो आज़ादी की गूंज है वो नज़र आती है, लिहाजा इसे उन्होंने ज़ब्त कर लिया। और प्रेमचंद की मंजिल चूँकि आदमी है, जैसा वो है, जैसा उसे होना चाहिए, इसलिए उन्होंने अफसाना निगारी को इबादत का दर्जा दे दिया। और देखते हैं कि जो कफन है वो उनकी आखिरी कहानियों से जो नए अदब में बहुत मकबूल हैं उनमें से एक है। इस कहानी में हकीकत निगारी अरूज पर है। माहौल, हालात, किरदार, ज़ुबान सब कुछ बढ़ चढ़ कर समाजी हालात, हिंदुस्तान के ज़वाल और मुआशरे की तस्वीर हर तरह से इसमें पेश की गई। हर एहसास, हर रिश्ता भूख के सामने दम तोड़ देता है और पढ़ने वाला आखिर इंसानी खुदगर्जी और बेहिसी को कोई नाम नहीं दे सकता। और हम कह सकते हैं कि जागीरदाराना निज़ाम में जो चीज़ सबसे ज़्यादा किसान को मिली वो इंसानी ज़िल्लत थी। ना ज़मीन में उसकी ना इज़्ज़त उसको मिली, ना ज़मीन उसको मिली। आप देखते हैं कि कफन किस तरह से अफसाना कैसे शुरू हुआ। और कफन में जो प्रेमचंद की ज़िंदगी की आखिरी तख्लीक़ात में से एक अफसाना है जिसमें ज़िंदगी भर का इल्म, शऊर झलक रहा है।
پریم چند اپنی زندگی میں جن حادثات تجربات سے گزرے وہ مختلف موڑ آئے، کفن میں وہ جذبہ، وہ فلسفہ باطنی طور پر، باطنی سطح پر جھلکتا ہے، اور اس کے علاوہ جو پختگی فنی سطح پر اس کی فضا میں، اس افسانے کی فضا میں نظر آتی ہے اور کئی دوسرے افسانوں میں نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کفن صرف ہندوستان ہی نہیں، پاکستان میں بھی چند اعلیٰ ترین افسانوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ جو مسلسل بھوک، استحصال، سماجی جبر انسان سے کس طرح بنیادی انسانی حقوق چھین لیتا ہے، اس کی عکاسی اس افسانے میں کی گئی ہے۔ مادو اور گھیسو جو مرتی ہوئی بدیا کے پاس نہیں جاتے کہ کوئی دوسرا ان کے وہ آلو نہ کھا جائے جو وہ کھیت سے کھود کر لائے تھے اور انہوں نے بھونے تھے۔ بدیا کے جو کہ اس کی بیوی تھی، مادو کی بیوی تھی، وہ مرنے کے بعد اس کے کفن، اس کے جو اس کے مرنے کے بعد اس کے کفن کے جو پیسے ہاتھ آئے تھے وہ بھی انہوں نے شراب و کباب میں خرچ کر دیے۔ پھر مختلف تعویلوں سے اپنے ضمیر کو ادباتے رہے۔ وہ اپنے مکارانہ طرز عمل سے خوش اور مطمئن تھے، کیونکہ ان کے جو ان کسانوں سے بہتر ہے، کہتے تھے ان کسانوں سے بہتر ہیں جو جان توڑ کر محنت کرتے ہیں لیکن انہیں ملتا کچھ بھی نہیں ہے، دوسرے ان کا فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ ہم ان سے بہتر ہیں جو ہمیں کچھ ملتا ہے تو ہم خود استعمال تو کرتے ہیں۔ اب اسی طرح پریم چند کا یہ افسانہ کردار نگاری، فطرتی مکالمے اور دوسری خوبیوں کی بنا پر اردو کا اہم ترین مقام جو اس افسانے کو ملا، کسی اور کے حصے میں نہیں آیا۔ گھیسو اور مادو نکمے، نااہل، کام چور، بے حصے، چوری چماری کر کے پیٹ بھرتے ہیں، اور ان کا تعارف افسانے میں پریم چند اس طرح کرواتے ہیں کہ چماروں کا کنبہ تھا اور سارے گاؤں میں بدنام۔ گھیسو 1 دن کام کرتا تھا، 3 دن آرام کرتا تھا۔ مادو 1 گھنٹہ کام کرتا تھا تو 1.5 گھنٹہ چلم پیتا تھا، اسی لیے انہیں کوئی کام پر نہیں رکھتا تھا۔ گھر میں مٹھی بھر اناج ہوتا تھا تو فارغ بیٹھ جاتے تھے کہ کافی ہے۔ 2-4 برتن، مٹی کے ٹوٹے پھوٹے چیتھڑے، بیٹھنے کو کوئی جگہ نہیں، کچھ نہیں ان کے پاس۔ اس طرح سے یہ ساری تصویر ان کے سامنے آئی تھی جو کہ اس افسانے میں ہے۔ اب یہ قرض سے لدے ہوئے دوسروں کی گالیاں کھاتے مگر کوئی غم نہیں۔ مٹر اور آلو کی فصل میں کھیتوں سے مٹر اور آلو اکھاڑ لاتے، بھون کر کھاتے۔ آغاز میں بھی یہ دونوں اپنے جھونپڑے یا اپنا جو ان کی کوٹھڑی تھی اس کے باہر الاؤ جلائے آلو بھون کر کھا رہے تھے، اور جھونپڑے کے اندر مادو کی بیوی بدیا درد سے تڑپ رہی تھی۔ گھیسو نے مادو سے کہا کہ جا کر دیکھ تو آ، لیکن وہ جھنجھلا کر بولا کہ مرنا ہے تو جلدی مر کیوں نہیں جاتی، دیکھ کر کیا ہوں؟ اندر اس لیے نہیں جاتا کہ بعد میں اس کے حصے کے آلو اس کا باپ ہی نہ کھا جائے۔ بے حسی انسانی اخلاقی کی پائمالی کی طرف اشارہ کرتی ہے، جہاں غربت، افلاس اپنی انتہا کو پہنچ کر ساری اقدار کو تہس نہس کر دیتی ہے۔ بدیا کا کردار صرف محسوس ہوتا ہے، غیر فعال ہے، پس پردہ ہے، لیکن افسانے کی پوری کہانی اسی کردار کے اوپر منحصر ہے۔ بیچاری غریب گھر میں آئی اور آتے ہی لوگوں کی پسوائی کرنے لگی، گندم کی پسائی کرنے لگی، گھاس چھیل کر سیر بھر آٹے کا انتظام کر کے ان دونوں بے غیرتوں کے کھانے کا بندوبست کر لیتی، ان کا دوزخ بھرتی۔ آج بدیا صبح سے جھونپڑی میں درد سے تڑپ رہی تھی، لیکن اس کی تکلیف کا ان دونوں باپ بیٹوں کو کوئی احساس نہیں تھا۔ اس واقعہ کو کہانی میں ان الفاظ میں ذکر کیا گیا ہے۔ صبح مادو کو کوٹھڑی میں جا کر اس نے دیکھا بدیا کو تو اس کی بیوی ٹھنڈی ہو چکی تھی، خاک میں لت پت پڑی تھی۔ ان دونوں باپ بیٹوں کو اس کے کفن دفن کیا فکر ہوئی۔ انتہائی ڈرامائی انداز میں انہوں نے آہوزاری شروع کر دی، جس کو سن کر گاؤں کے لوگ جمع ہو گئے، جو کہ ان کے نکما پن کی وجہ سے انہیں پسند تو نہیں کرتے تھے، لیکن انسانیت کے ناطے انہوں نے اس کو کفن دفن کے لیے، کفن یا ان کو جس طرح وہ جلاتے ہیں اس کے لیے، اس کے کریا کرم کے لیے، آخری کریا کرم کے لیے انہیں پیسے دے دیے۔
लेकिन ये फिर भी रोते धोते चौधरी के पास चले गए और उससे कहने लगे कि हमारे पास कुछ भी नहीं है और हमें ये बीवी का जो इसकी बीवी मर गई है और उसके लिए कुछ पैसे चाहिए। तो इसी तरह करते कराते इनको 5 रुपये की एक माकूल रकम जमा हो गई। वो भी लेकर ये चले गए अपना जो एक शराब खाना था, वहाँ भी बैठकर उन्होंने शराब पी और खाया पिया और मरने वाली को दुआएं दी और उसको दुआएं देते रहे कि अच्छा हुआ वो मर गई, वरना हम किस तरह से हमारे लिए ऐश कर गई। और बुरा भला रवाज को कहते रहे कि ज़िंदगी में तन ढांपने को तो चीथड़े ना मिले, मरते वक्त उन्हें नया कफन पहना दे जो जल ही जाना है, कोई फ़ायदा तो है नहीं, लिहाजा वो खाओ पियो इसमें। और कहते हैं कि अगर ये पैसे दवा दारू के पहले मिलते तो इसके दवा दारू के काम आते, अब कफन बना दो वो तो जल ही जाएगा। इस वजह से ऐश करो। उन्होंने दोनों ने खूब डट कर हलवे पूरे के नाश्ते किए और शराबें पी और मरने वाली को दुआएं देते रहे कि बहुत अच्छी थी, जो मैं जाते जाते भी हमारे लिए भला कर दी। इस तरह से ये अफसाने का लोगों ने माधु कहता है कि क्या वो हमने जो पैसे खा लिए हैं उसका क्रियाक्रम कैसे होगा। तो घेसू ने कहा कि क्या तुमने मुझे पागल समझ रखा है, मैंने 60 साल इसी मुआशरे में गुजारे हैं, वो क्रियाक्रम उसका हो जाएगा। यानी उसे मालूम था कि अगर मैं वक्त मुकर्रर पर 1-2 घंटा नहीं पहुंचूंगा तो उसकी जो आखिरी रसूम है वो कोई मिल मिला के कर देगा, उसको जला देगा, तो हम घर पहुंचेंगे तो कोई झूठा मूठा बहाना कर देंगे। उसने कहा ऐसा होगा, वो सोच रहा था, लिहाजा ऐसा ही हुआ होगा। और उनकी बेहिसी हमारे सामने आई जो कि एक भूख का नतीजा थी। निकम्मे वो ना होते अगर उनकी तरबियत अच्छी हुई होती, अच्छा माहौल मिला होता। और इस तरह से उन्होंने प्रेमचंद का काम समाज सुधारना तो नहीं था, लेकिन इंसानियत की गिरती हुई इमारत को सहारा देना था। इसलिए उनके अफसानों के किरदारों से हमें हमदर्दी हो जाती है। कफन के किरदार घेसू और माधु की बजाय नफ़रत के हमदर्दी से हमें देखते हैं, उनके भूख जायज़ समझते हैं और इनकी भूख से पैदा होने वाली ज़हनी हालत पर तरस खाते हैं। ज़ुबान और माहौल किरदारों में हकीकत का रंग भरते हैं और हम कह उठते हैं कि बेशक मुंशी प्रेमचंद एक अजीम अफसाना निगार। ये था मुंशी प्रेमचंद के बारे में उनके हालात और अफसाना कफन का तज्ज़िया। इसमें अपने ख्यालात से नवाजिए, लिंक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।